एचडीएफसी बैंक इंडिया की प्राइवेट सेक्टर का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बैंक बन चुका है और इसी के साथ साथ अगर हम लोगों को क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है या किसी भी तरीके के लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर सबसे पहला कोई ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है तो वो है एचडीएफसी बैंक का। और इसी के साथ साथ पिछले 20 सालों में एचडीएफसी बैंक के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 8800% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर चुके हैं और इसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक कैसे बन गया। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। देखो, एचडीएफसी बैंक ने इतनी तेजी से ग्रो कैसे किया ये समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि बैंकिंग के ऑपरेशंस कैसे होते हैं। देखो, बेसिकली बैंक जो है वो कस्टमर्स के पास से सेविंग लेते हैं करंट अकाउंट में और इसी के साथ साथ सेविंग अकाउंट में, जिस पर लोग 2.5% का इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में जब बैंक लोन ग्रांट करती है तो अपनी लोन का परसेंटेज जो है वो 10 से 12% इंटरेस्ट पर देती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बैंक कितना पैसा कमाती है? बैंक यहाँ पर कमाती है 12% माइनस 3%, मतलब यहाँ पर 9% के रिटर्न्स कमाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितना आसान हम लोगों को बैंकिंग का सिस्टम आज लगता है उतना आसान पहले नहीं था। पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट का अपना एक अलग बैंक होता था और उस स्टेट में सारी की सारी बैंकिंग की एक्टिविटी वही बैंक करता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और आपका अगर अकाउंट होता है बैंक ऑफ पंजाब में, तो बेसिकली अगर मैं चेक इशू करता हूं आपको तो ये चेक क्लियर होने में कुछ 15 से 20 दिन का टाइम लगता था, क्योंकि एक बैंक के ट्रांजैक्शन और दूसरे बैंक के ट्रांजैक्शन होने में टाइम ज़्यादा लगता था। तो इसी टाइम पीरियड में जब एचडीएफसी बैंक के बिजनेस की शुरुआत हुई तो एचडीएफसी बैंक के पास इतने कस्टमर्स नहीं थे। एचडीएफसी बैंक जो है वो नया मार्केट में आया हुआ था, तो यहाँ पर लोग जो है इस बैंक में अपने डिपॉजिट्स करने से डर रहे थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब कभी भी कोई भी चेक डिपॉजिट करता था तो यहाँ पर इस चेक के क्लियर होने के चांसेस बहुत कम होते थे। मतलब चांसेस तो होते थे लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा होता था। तो ऐसी सिचुएशन में एचडीएफसी के पास कस्टमर्स काफ़ी कम थे और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अमाउंट भी काफ़ी कम था। क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पास ज़्यादा कस्टमर नहीं थे तो एचडीएफसी बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं थे। देखो, किसी भी बैंक के पास अगर ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं तो ज़्यादा लोन ग्रांट कर सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में एचडीएफसी बैंक के पास ऐसा बिल्कुल था ही नहीं। और इसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स ने ये चीज़ नोटिस की कि मार्केट में बैंकिंग को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। और इसी चीज़ को नोटिस करते हुए एचडीएफसी बैंक ने डेवलपमेंट करना चालू किया और नया इनोवेशंस करने चालू किए। और इसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल्स ने बहुत जल्दी लाया एक सेंट्रल सिस्टम एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे पहला ऐसा प्राइवेट बैंक बना जिसकी ब्रांचेस इंडिया के हर एक स्टेट में थी। और इसी चीज का फायदा हुआ एचडीएफसी बैंक को ग्रो करने में। तो यहाँ पर होता क्या था कि जब कभी भी कोई भी कस्टमर एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में कोई भी चेक क्लियर करता था या चेक डिपॉजिट करता था तो ये चेक जो है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता था। तो इससे पहले बैंक के ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक को टाइम लगता था 10 से 15 दिन का, लेकिन एचडीएफसी बैंक के इनोवेशंस की वजह से ये टाइम जो है वो रिड्यूस होकर 2 से 3 दिन में आ गया। तो एचडीएफसी बैंक के नए इनोवेशन की वजह से कस्टमर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि कस्टमर्स जब डिपॉजिट करने जाते थे या किसी भी तरीके का चेक डिपॉजिट करते थे या ट्रांसफर करते तो इसको 10 से 15 दिन का टाइम लगता था। तो बेसिकली टाइम पीरियड तो रिड्यूस हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते थे पहले स्टॉक मार्केट में ही, तो स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करना भी इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर्स का, एक्सचेंज का और इसी के साथ साथ जो कस्टमर्स थे, बायर्स और सेलर्स थे, सबका अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो, तो सबके अलग अलग बैंक्स में अकाउंट्स होते थे। तो यहाँ पर फंड्स को ट्रांसफर करना और फंड्स को ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इससे पहले क्या होता था कि शेयर जो है वो फिजिकली ट्रांसफर किए जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर्स को फिजिकली ट्रांसफर करना और इसी के साथ साथ ये ट्रैक रख पाना कि अकाउंट में पैसे कितने हैं और कितने अमाउंट का हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। तो अपनी सेंट्रलाइज सिस्टम की हेल्प लेकर एचडीएफसी बैंक ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। देखो, अगर हर किसी के पास एक ही बैंक का अकाउंट होगा और हर किसी के पास अगर एचडीएफसी बैंक का ही अकाउंट होगा तो यहाँ पर हर किसी का ट्रांजेक्शन करना काफी आसान, काफी सिंपल और काफी स्मूथ हो सकता था। और इसी के एचडीएफसी बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को ट्रांसफर करना भी शुरू किया और इस चीज के इनेबल करने के बाद यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस करना काफी सिंपल हो चुका था। और जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक का बिजनेस बढ़ते गया वैसे वैसे एचडीएफसी बैंक के शेयर्स भी ग्रो करते गए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।